बेटा बीमार पिता को कमरे में बंद करके विदेश चला गया। जब 6 महीने बाद वापस आया तो घर में उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मनोहर जी अपने परिवार के साथ आगरा में रहा करते हैं। वैसे तो वो पहले उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव के निवासी थे, लेकिन अब आगरा में आकर बस गए थे। उनके परिवार में एक बेटा संजय और बहू मोना है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। जब संजय 4 साल का था तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। वो दूसरी बार मां बनने वाली थी। प्रसव के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई और साथ ही उनका अजन्मा बच्चा भी पेट में मर गया। उनका अंतिम संस्कार करके वो अपने इकलौते बेटे और अपनी बूढ़ी मां के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी मां भी तो बूढ़ी हो चुकी थी। उनसे जितना बन पड़ता उनके बच्चे का देखभाल करती। मनोहर जी की सरकारी नौकरी थी। वह पोस्टमैन थे और इसी तनख्वाह से वह अपना जीवन यापन करते थे। वैसे तो घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन कमी थी तो बस उनकी पत्नी की। उनका बेटा दिन रात मां के लिए रोया करता। बूढ़ी दादी उस बच्चे को बहुत प्यार करती, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने बेटे मनोहर से कहा, बेटा मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगी, इस बच्चे को मां की जरूरत होगी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। अपनी मां की बात हर बार मनोहर जी टाल दिया करते। अरे माँ, तुम फालतू में परेशान होती हो, तुम हो ना, तुम कहाँ जाने वाली हो, तुम हो ना हमारी देखभाल करने के लिए। अरे माँ, मैं हूँ, संजय है, आप है, हमारा परिवार पूरा ही तो है। दरअसल मनोहर जी अपने माँ के होते हुए किसी चीज की कमी महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी माँ को हृदयाघात होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो मनोहर जी अकेले पड़ चुके थे, सिर्फ उनका बेटा और वो अकेले उस घर में रहा करते। वैसे तो वो 3 भाई थे, लेकिन तीनों अलग अलग अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। उनके घर का बंटवारा हो चुका था। उनके हिस्से में उनकी माँ थी और वो माँ भी आज चल बसी। उनकी पत्नी तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। अब मनोहर जी अकेले पड़ चुके थे। बच्चे का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वो यहाँ वहाँ चिट्ठी बांटा करते और शाम को जल्दी से भागे भागे आते हैं और अपने बच्चे के साथ समय बिताते। भगवान की कृपा से उनके पड़ोसी भी दयालु स्वभाव के थे और उनके ना रहने पर उनके बच्चे की देखभाल कर दिया करते, खाना वगैरह दे दिया करते थे। अब दिन इसी प्रकार से गुजर रहे थे, लेकिन बढ़ते दिनों के साथ मुश्किलें भी बढ़ रही थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उन्हें शादी करने का सुझाव दिया है, जिस चीज के लिए मनोहर जी हमेशा मना करते थे, लेकिन आज वही चीज उन्हें ठीक लग रही थी। उन्होंने सोचा, कितने दिन तक मैं संजय को अकेला छोड़कर काम पे जाता रहूंगा। उसने देखभाल करने के लिए एक माँ की तो जरूरत तो होगी। ऐसे में संजय को पाल पोस नहीं सकता, उसे अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। उसके जीवन के साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ। ये सोचकर मनोहर जी ने अपने भाई से कोई अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा। उनके भाई ने भी उनके कहे अनुसार अपने समझ से एक अच्छी लड़की देख ली और कहा कि मनोहर जाकर उस लड़की को देख ले और रिश्ता पक्का कर ले। लेकिन जिस दिन वे लड़की देखने जाने वाले थे, उसी दिन अचानक से उन्होंने अखबार में एक घटना पढ़ ली। उसमें लिखा था कि एक बार जिसकी पत्नी मर गई थी, उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के दौरान उसने पत्नी तो उसके साथ अच्छे से रहती थी, बच्चों को प्यार भी करती थी, लेकिन ये सब उसका दिखावा था। धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। उसने अपने पति के न रहने पर उन तीनों बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने एक एक करके 2 बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और बचा तीसरा बच्चा, जो कि सबसे बड़ा था, उसके ऊपर उसने बाकी के 2 बच्चों को मारने का आरोप लगाया और बेचारे उस तरह से हमें बच्चे ने भी उस बात को मान लिया और उसे जेल हो गई और बस इस समय बाल सुधार गृह में है। ये खबर पढ़कर मनोहर जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तत्काल ही शादी न करने का फैसला किया। वे तो अंदर से डर गए, क्योंकि वह अपनी जान से भी प्यारी पत्नी को खो चुके थे। अब बच्चा उनका बेटा, अब उसे खोना नहीं चाहते थे। एक ममतामयी मां की तरह उनका हृदय द्रवित होने लगा। उन्होंने अपनी शादी न करने का फैसला किया। उनका तबादला आगरा में होता है और उन्होंने अपने पुराने घर को, जो गांव में था, उसको बेचकर आगरा चले जाते हैं। अपने बेटे के साथ आगरा में गुजर बसर करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनका बच्चा भी बड़ा होने लगता है। संजय बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर वह भी नौकरी करने लगता है और उसे अपने ऑफिस के एक मोना नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। उसने यह बात अपने पिता को बताई। मनोहर जी भी इसके लिए राजी हो गए कि उनके बच्चे को पूरी दुनिया की खुशी मिले, वह हमेशा खुश रहें। अब मनोहर जी ने अपने बेटे का शादी कर दी। अब उनके घर उनकी बहू मोना आ चुकी थी। दरअसल मोना मॉडर्न जमाने की थी, थोड़ी सी ना नुकुर करने वाली थी और हर बात पर किचकिच किया करती थी, लेकिन संजय को वो बहुत प्यारी थी। अब संजय उसे बहुत प्रेम करता था।
इस प्रकार से दिन गुजरने लगे। मनोहर जी को इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये सोचते थे कि चलो बच्ची है, कोई बात नहीं, जब तक मेरा हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मैं खुद से अपना काम कर सकता हूँ। रही बात बहू की, तो उसका खुद का जीवन है, उसे जैसे जीना है वो जी सकती है। उन्होंने इतना तक छोड़ दिया था। एक तरह से कह लिया जाए तो उनका परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश भी नहीं था। लेकिन एक दिन घर की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है, शायद यही हुआ था। उनके भी खुशियों को नजर लग चुकी थी। एक दिन मोना ने बाथरूम में कपड़े धोए, लेकिन वह वहां से साबुन हटाना भूल गई और वह साबुन बाथरूम के फर्श पर ही पड़ा रहा। पानी पड़कर वह सारे बाथरूम में फैल चुका था और अनजाने में ही मनोहर जी नहाने के लिए बाथरूम में गए। अचानक से उनका पैर बाथरूम के फर्श पर पड़े साबुन की बट्टी पर जा पड़ा और वह फिसलकर गिर गए और तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। इस बात का पता जब संजय और मोना को लगता है तो दोनों ने उन्हें आनन फानन में उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 2 दिन तक वह बेहोश रहे। तीसरे दिन जब उनको होश आया तो पता चला कि उनका एक हाथ, एक पांव और एक तरफ का चेहरा पर लकवा मार गया है। उनके मुख से अब आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अपना एक हाथ और पांव उठाने में असमर्थ थे। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहले तो संजय ने उन्हें दिलासा दिलाया, बाबूजी आप मत रोइए, हम हैं ना, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी को रोग हो जाता है तो आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसकी सेवा करता है, फिर वो व्यक्ति उससे उबने लगता है, उससे घृणा करने लगता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मरते दम तक सेवा करते हैं। अब उस बेटे ने तो वादा कर लिया, लेकिन अब निभाए तब ना। मनोहर जी को उनके घर लाया जाता है। अब धीरे धीरे 2-4 दिन बीत जाते हैं। उनकी बहू और बेटा उनका मिलकर सेवा करते हैं। धीरे धीरे बहू का मन उनकी सेवा से उबने लगता है। वह बार बार उनकी मैला साफ करते करते तंग आ चुकी थी। उन्हें देखकर ही उसे उल्टी आने लगती थी, उनसे दूर भागने लगती थी। धीरे धीरे मोना ने ससुर की सेवा करना बंद कर दिया और सारा जिम्मेदारी अपने नौकर को दे दी। नौकर भी तो नौकर ही है, क्या करता? जितना उसे समय मिलता वह उतने समय में उनकी सेवा करता, फिर अपने दूसरे कामों में लग जाता। दूसरा काम भी नहीं करता तो मोना उसे डांट टपट कर उसे दिन भर सुनाया करती और शाम को संजय घर आता तो उसका जीना दुश्वार कर देती। उसे बातें सुना करके उलाहना दिया करती और बार बार तुम्हारा बाप कहकर संबोधित करती। अपनी पत्नी की बातों से संजय भी तंग आ चुका था। वह भी अपने पिता की सेवा करके उनका मैला साफ कर करके परेशान हो चुका था। मनोहर जी को अपने हालत पे रोना आ रहा था। उन्होंने सोचा था कि मेरे बेटे बहू मेरी सेवा करेंगे, लेकिन होता कुछ और है। अब तो बेटे बहू को मनोहर जी बोझ लगने लगे थे, एक कचरे की भांति लगने लगे थे। वो कचरा जो दिन प्रतिदिन और बदबू करने लगता है, जिससे लोग जल्दी से जल्दी घर से बाहर फेंकना चाहते हैं, वह बाप अब उनकी नजर में एक कचरा मात्र रह गया था। एक दिन की बात है, मोना का भाई और उसकी भाभी उसके घर आए थे। घर में मोना का जन्मदिन था। बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा था और वहीं पर व्हीलचेयर पर मनोहर मुझे बैठे थे। उन्हें बहुत जोर से प्रेशर लगा था। हिल डुल कर बता ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कितनी बार प्रयास किया लेकिन बता नहीं पाए। उनके चेहरे के हाव भाव देखने के लिए लोगों पर समय ही नहीं था। जन्मदिन पार्टी में डीजे बज रहा था। वो सभी खुशी से नाच गा रहे थे, अनेक प्रकार के व्यंजन चख रहे थे, लेकिन मनोहर जी के चेहरे की तरफ किसी ने नहीं देखा कि उनके चेहरे पर क्या भाव है। मनोहर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वहीं पर ही अपने कपड़े खराब कर दिए। जब आगे पीछे मल की बदबू आने लगती है तो लोगों ने सोचा ये बदबू कहाँ से आई। तब मोना ने अपने ससुर की तरह देखा। उसके ससुर बहुत ही दयनीय स्थिति में आंखों को नीचे किए लगातार रोए जा रहे थे। मोना को ये देखकर दया नहीं आई, उल्टा उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ससुर को खींचकर एक चाटा मार दिया और उस व्हीलचेयर को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर पटक दिया। मनोहर जी असहाय से बाथरूम में ही गिर पड़े। मोना ने अपने नौकर से सारी गंदगी को साफ करने को कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने पति संजय को भला बुरा कहने लगी कि हद हो गई, इतनी मेहमानों के बीच उसकी बेइज्जती हो गई। अब तो घर में खुशियां भी मनाना बड़ी ही मुश्किल हो गया है। इस बूढ़े की गंदगी दिन रात देखनी पड़ती है। आश्चर्य की बात, उनके बेटे को भी अपने पिता पर दया नहीं आई। सारे मेहमान चले गए। अब संजय अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा। बेचारा नौकर मनोहर जी को साफ सुथरा करके उन्हें कपड़े पहनाकर व्हीलचेयर साफ करके उन्हें कमरे में लेकर आता है और उन्हें तेल लगाकर उन्हें खाना खिलाता है। उस बेटे से तो अच्छा नौकर था जो कि मनोहर जी का सेवा कर रहा था,
सिर्फ इसलिए कि उसे पैसे मिल रहे थे। बेचारा गरीब था, लेकिन जेम्स बाप ने एक बेटे को पूरी दौलत सौंप दी, पूरा सुख दे दिया, उसकी हर एक इच्छा पूरी की। एक माँ बनकर दिन भर भागता दौड़ता रहा, एक पल के लिए चैन से नहीं रहा, पूरी जिंदगी उसके ऊपर समर्पित कर दी। आज वही बेटा अपने पिता को कुछ नहीं समझ रहा था, उससे तो अच्छा एक नौकर था जिसे उसके काम के लिए पैसे मिल रहे थे। किसी प्रकार रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुबह का माहौल कुछ ठीक नहीं था। घर में बहू ने हर तरफ गमगीन माहौल किया हुआ था, मानो कोई मर गया हो। और इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और संजय को विदेश से एक लेटर आता है। विदेश में उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी, जिसके लिए उसने पहले से ही अप्लाई किया हुआ था। अब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो उसकी पत्नी और भी खुश हो गई। चलो किसी प्रकार से इस बूढ़े से पीछा छूटा। अब दोनों बड़े ही जोर शोर से अपनी तैयारी करने लगे। 10 दिन के बाद उसका वीजा भी बन जाता है। अपनी पत्नी के साथ सभी सामानों को समेटकर घर के मेन कमरों में ताला लगाकर, चाबी अपने पास लेकर, वह नौकर को अपने पिता के रूम की चाबी देकर ये कहकर चला जाता है कि तुम बाबूजी का ध्यान रखना, उनको समय समय पर खिलाना पिलाना, और जो भी कोई परेशानी हो मैं तुम्हें अकाउंट में पैसे डालता रहूंगा, और पिताजी का देखभाल करना। अब संजय अपनी सारी जिम्मेदारी अपने नौकर के मत्थे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने सामान को लेकर हंसी खुशी एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। वह विदेश चला जाता है और बच जाते हैं तो सिर्फ नौकर और मनोहर जी। नौकर एक अच्छे सेवक की तरह अपनी मालिक की सेवा करने लगता है। उसे वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, वह मनोहर जी का देखभाल करता था। मनोहर जी भी नौकर से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन सुबह मनोहर जी की दवाई का समय होता है। मनोहर जी के नौकर ने किचन में देखा तो आटा खत्म हो चुका था। अब तो रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा नहीं था कि जिसे बनाकर मनोहर जी को खिलाकर दवाइयाँ खिला सके। इसके लिए उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट में जाकर थोड़ा सा आटा और कुछ ब्रेड लेकर आता हूँ। ये सोचकर बेचारा नौकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। मार्केट में उसने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, कुछ जरूरी सामान खरीदा और आटा खरीदकर वापस आने लगा। तभी अचानक से अनियंत्रित कार ने बीच रोड पर उसे धक्का मार दिया। टक्कर इतनी भयानक लगी कि वह घसीटता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि सर में चोट लगने की वजह से हालत गंभीर है और यह कोमा में चला गया है। बेचारा नौकर, जो मनोहर जी का एकमात्र सहारा था, वह भी कोमा में चला गया। कोमा में गया व्यक्ति मरे के समान ही होता है, सिर्फ उसकी सांसें चलती है। इधर मनोहर जी को नौकर ने उनके कमरे में बंद कर पीछे से ताला लगा दिया था। उसने सोचा था कि ताला नहीं लगाऊंगा तो कमरे में काफी सामान है, कुछ पैसे हैं, चोर आकर चुरा ले जाएंगे। ये सोचकर उस नौकर ने रूम का ताला बंद कर दिया और ताला बंद करके चाबी को अपने पास लेकर चला गया था। अब वह तो कोमा में था। बेचारे मनोहर जी भूखे प्यासे उस कमरे में तड़पने लगे तो वे आवाज लगाकर बुलाने की भी कोशिश करते, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लकवा लगने के कारण उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते तो भी हाथ काम नहीं करता। एक हाथ से खटखटाते उतनी आवाज भी बाहर नहीं जाती कि लोग सुन सके। इसी तरह करते करते 10 दिन हो जाते हैं। 11वें दिन बिना खाए पिए भूख से तड़प तड़प कर बेचारे बूढ़े मनोहर जी का मौत हो जाती है। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि मनोहर जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, कि उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है। मनोहर जी को मरे 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने तक वह लाश उस बंद कमरे में ही थी। आसपास के पड़ोसी भी उनके घर आया जाया नहीं करते। ऐसे में उनकी सुध लेने वाला कौन था। इधर संजय कुछ दिनों से अपने घर पर फोन कर रहा था। उसकी नौकर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 6 महीने बाद उनका बेटा अब अपने देश को लौटा। वह जब अपने घर में आया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसका घर बहुत ही वीरान और सुनसान धूल से अटा पड़ा था। उसकी नौकरी का कोई अता पता नहीं। सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि पिता का कमरा बाहर से बंद है, ताला लगा है और घर के अंदर से कुछ जैसी बदबू आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर कमरे के ताले को तोड़ा। अंदर जाकर देखता है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके हाथों से सामान नीचे फर्श पर गिर पड़ता है और वह खुद भी जमीन पर गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगता है। सामने देखता है तो मनोहर जी का मृत शरीर, जो कि पूरी तरह से कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुका था। मानो कंकाल रूपी मनोहर जी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देखकर उस बेटे को बहुत पश्चाताप होता है। अपने किए पर बहुत रोता है। अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वह हो चुका था।
कहता है, पिताजी मुझसे ये क्या गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे आपने अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे नौकरी का क्या फायदा कि मैंने अपने पिता को जीवन ही ले लिया। धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर जिसने जीते जी अपने पिता की देखभाल नहीं की। प्रिय दोस्तों, ऐसे धिक्कार का क्या फायदा कि जब उसके प्राण ही निकल चुके थे, जो चला गया प्रायश्चित करने से वापस तो नहीं आ जाएगा। इससे अच्छा है कि जीवित रहते ही उस व्यक्ति को सुख दे, उस व्यक्ति का मान सम्मान करें, उसे समझें, उसकी दुख तकलीफ को समझें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।